नमस्कार। सुप्रसिद्ध विजन में आपका फिर से स्वागत है और हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, जिसके चलते आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, सिविल सर्विस की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी ही रहती है। देखो, भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को कुछ व्यापक शक्तियां दी हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्ति की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति, देखो मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, किस शक्ति के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल्स है, मैंने ये आर्टिकल्स लिखे हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप लिख के पढ़ा दिया करो, तो इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये ध्यान में रहे। एक दो बार आप इसे देख लेंगे, खाली देखने से आपको ये आर्टिकल याद भी हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा, अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारियों का मतलब है मंत्रिमंडल से, यानी कि मंत्रिमंडल के सहयोग से वह इस शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है। वहीं आर्टिकल 77 क्या कहता है, जो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, कि सरकार के समस्त कार्य, कंप्लीटली जो कृत्य हैं सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब कोई भी सरकार निर्णय लेगी, सारे के सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? संघ के मामलों में राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति संघ के जो मंत्री हैं उनके प्रशासन और उनके निर्णयों के संबंध में जानकारी मांग सकता है, और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसी जानकारी जो राष्ट्रपति डिमांड कर रहा है वो जानकारी राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। यहां से प्रश्न बना भी है, इसलिए यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण लिख देता हूं, इंपोर्टेंट लिख देता हूं। वहीं हम बात करते हैं विधायी शक्ति की, लेजिस्लेटिव पावर की। ठीक है। देखो, ये तो थी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, ये है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति की हम बात करें, आपको पता होगा कि जो संसद है, संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिसके अंतर्गत वह संसद के सदनों का सत्रावसान और आहूत करने का अधिकार रखता है। यानी कि संसद के सत्र को बुला सकता है और उनका सत्रावसान भी कर सकता है। लेकिन संसद के एक सत्र से अगले सत्र के बीच कम से कम 6 माह का समय होना चाहिए। यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का समय होना चाहिए, या फिर संसद के 2 सत्र एक साल में सिर्फ 2 ही सत्र संसद के हो सकते हैं। ऐसा अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। वहीं हम बात करते हैं आर्टिकल 108। देखो, 108 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। कैसा अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संयुक्त अधिवेशन। किस कंडीशन में बुला सकता है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन? जब साधारण विधेयक पर या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति ना बन रही हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। आर्टिकल 118 के क्लोज 4 के अनुसार लोकसभा का स्पीकर उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कई बार यहां से प्रश्न बना है, इसे भी मैं यहां पर इंपोर्टेंट लिख देता हूं कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? आर्टिकल 108। किस स्थिति में? साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। अब तक भारत में सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? पहला बुलाया गया है 1961, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत। दूसरा बुलाया गया है 1978 बैंकिंग अधिनियम के तहत, और तीसरा 2002 पोटा, जब आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत चर्चा हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1978 में बैंकिंग अधिनियम,
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे पोटा के लिए, यानी कि आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत चर्चा करने के लिए। ठीक है, अब तक भारत में कितनी बार बुलाया गया, संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। क्लियर है? वही बात करते हैं राष्ट्रपति को आर्टिकल 123। देखो ये इतना महत्वपूर्ण है, यहां से अलग से प्रश्न बन जाता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मतलब संसद के जो सदन है कोई भी सत्र में ना हो, ना लोकसभा सत्र में हो ना राज्यसभा सत्र में हो। हालांकि अगर एक भी हो तब भी कुछ नहीं, क्योंकि एक सदन भी अगर सत्र में है तब भी कानून नहीं बनता है। कानून को दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो उस स्थिति में और राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है, कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी जरूरी है, अदरवाइज जो है घटना बढ़ सकती है, कुछ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। और उसका जो विश्वास है, उसका विश्वास है उस मंत्रिमंडल से, वो मंत्रिमंडल को विश्वास है कि हाँ अविलंब कार्रवाई आवश्यक है और संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत एक अध्यादेश पारित कर सकता है। और इसी अध्यादेश की जो शक्ति है, इस अध्यादेश की शक्ति भी वही रहती है जो संसद के द्वारा तैयार किसी अधिनियम की होती है। और ये कितने दिनों तक रहता है? ये अगला जो सत्र बैठेगा 6 माह बाद बैठेगा, और 6 सप्ताह तक अगर वो सत्र बैठ गया और 6 सप्ताह तक सदन अगर उसे अनुमोदित नहीं करता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे पहले भी समाप्त कर सकता है, लेकिन इसका जो पूरा टाइम माना जाएगा वो 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक ये रहता है। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी ये खत्म हो सकता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कितनी समय तक इसकी अवधि है, और इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो वैध घोषित होंगे, अवैध नहीं होने के। ठीक है, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को ये विधायी शक्ति है कि वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक शक्तियां, यानी कि जुडिशियल पावर। ठीक है, विधायी शक्ति हमारी होगी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है? देखो आपने पढ़ा होगा राज्य के नीति नीतिशक तत्व में आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल पृथक है अनुच्छेद 50 के अनुसार, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को कुछ ऐसे न्यायिक अधिकार दे दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है क्षमादान की। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जिसने कोई भी ऐसा घिनौना या कोई भी ऐसा अपराध किया है जिसमें मतलब जो है वो क्षमा चाहता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वो किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया उसे क्षमा कर सकता है। मतलब उसकी क्षमा का अभिप्राय इस बात से है कि वो संपूर्ण का संपूर्ण से माफ कर सकता है, जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। प्रविलंब कर सकता है। प्रविलंब का मतलब है कि जैसे कि उसका जो उसे जो मिली हुई सजा है उस सजा को निलंबित कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, परिहार कर सकता है, मतलब सजा की प्रकृति में परिवर्तन न करते हुए सजा को कम कर सकता है। और लघुकरण कर सकता है, मतलब सजा को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है, लघुकरण कर सकता है। तो इस शक्ति प्राप्त राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। वहीं अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत शक्ति प्राप्त है क्षमादान की, लेकिन राज्यपाल 161 के तहत मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, राज्यपाल जो सेना न्यायालय है सेना के द्वारा दिए हुए दंड को क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दिए हुए दंड को भी क्षमा कर सकता है, यानी कि जो कोर्ट मार्शल होते हैं उन्हें भी क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 143। देखो काफी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ इंपोर्टेंट लिख देता हूँ। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? 143। कई बार प्रश्न यहाँ से बना है कि किस आर्टिकल तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। देखो यदि कोई ऐसा प्रश्न विधि संबंधित है जिस पर राय लेना जरूरी है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने, उसके परामर्श को माने या नहीं माने, वो बाध्य नहीं है। ऐसा किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 143 के तहत
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है, किसे? राष्ट्रपति को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय शक्तियां, यानी कि फाइनेंशियल पावर। आपको पता ही है कि अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति आय व्यय का विवरण, जिसे क्या बोलते हैं? बजट। बजट का शब्द हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष। किस आर्टिकल के तहत रखवाता है? 112। आपको पता भी होगा कि जो बजट पेश होता है, अब 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो वो आर्टिकल 112 के तहत ही है। ठीक है। 2017 से अब रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया है। जो 1924 में अलग अलग कर दिए गए थे रेल बजट और आम बजट, अब 2017 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन दोनों को एक कर दिया, तो अब ये एक ही बजट भारत में पेश होता है। ठीक है। कब से क्या है दोनों को एक बजट? 2017 से किया है। और देखो अनुच्छेद 280, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। मतलब 280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है, और इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये 5 सदस्य इसमें होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल मिलाकर 5 व्यक्ति होते हैं वित्त आयोग में। प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग गठित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत ये भी देख लेना, ध्यान रखना। वहीं सैन्य शक्ति की बात करते हैं। वहीं सैन्य शक्ति बात करते हैं राष्ट्रपति की, कि अनुच्छेद 53 के क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। हालांकि अभी हाल ही में 2019 में क्या हुआ है कि बीच में एक पद और सृजित कर दिया गया है, सीडीएस का पद, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है। नया पद सृजित कर दिया गया, जिसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया? वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस किसे बनाया गया है? बिपिन रावत। तो तीनों सेनाओं और राष्ट्रपति के बीच में एक पद और सृजित कर दिया गया है, सीडीएस का। और जो इस समय सीडीएस है, पहले सीडीएस है कौन है? बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर। देखो, राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। विदेशों में जो भारतीय दूतावास है वहां के लिए राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है, और विदेशों से जो भी संधि समझौते किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाकर समझौते करके आए, लेकिन वो नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति के नाम से विदेशों से हमारे संधि और समझौते होते हैं। अभी लास्ट जो हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। ठीक है। देखो, बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां हमारे भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से ली गई है। कहाँ के? जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। बीमर संविधान जो 1833 में बना था। ठीक है। जो हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से जो है लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352। यानी कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए या ऐसा, मतलब राष्ट्रपति को ये जानकारी मिल जाए कि युद्ध के द्वारा या बाह्य आक्रमण के द्वारा या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब तक राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 के तहत तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। पहली की थी 1962। ठीक है। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण। ठीक है। दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई 1971। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगा था। आंतरिक अशांति, ये उस समय जो प्रधानमंत्री थी उस समय, आपको पता ही है, श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को। ठीक है। और ये आंतरिक अशांति जो शब्द है ये 44वें संविधान द्वारा 44वां संविधान संशोधन हुआ है। 44वां
संविधान संशोधन 1978 में से हटाकर क्या कर दिया गया है, इसकी जगह नया शब्द सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति की जगह 44वां संविधान संशोधन होता है, सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया है। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी लगाई थी। ठीक, तो अब तक भारत में 3 बार जो है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। वहीं पर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक, सेकंड है राष्ट्रपति शासन। आपको पता ही है राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल से ऐसा प्रतिवेदन मिल जाए कि वहां का जो तंत्र है संवैधानिक रूप से नहीं चल सकता, यानी या फिर वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अनुसार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और वहां की जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले सकता है, वहां का शासन अपने हाथ में ले सकता है। और नेक्स्ट है लास्ट, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अनुसार लगता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां जो आज हमने पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी। आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने आर्टिकल है ये सारे आर्टिकल आप यहाँ से याद कर लेना, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।